आशीष जी, मैं आपका रुख करूंगा, कितनी घातक है ये बीमारी? क्योंकि कहा जाता है ऐसा कि ये लाइलाज बीमारी है, क्या ये मिथ है कोई या वाकई में ये लाइलाज बीमारी है अस्थमा? आशीष, देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा इसको खतरनाक बीमारी कहना एकदम गलत है। जैसे हमारे अडल्ट में जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, वैसे ही एक ही प्रॉब्लम है। अगर हम इसको प्रॉपर अपन किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें या प्रॉपर अगर मेडिकेशन लें और अपना जो थोड़ी थोड़ी बातों का अगर ध्यान रखें तो इससे बचा जा सकता है और उनको वो अपनी पूरी जिंदगी जितनी उनकी फुल कैपेसिटी होती है उससे जी सकते हैं। हम एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट हम यही चाहते हैं कि अगर हमारे पेशेंट्स को अस्थमा भी हो तो वो भी जो उसकी एज के हिसाब से जो फुल कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमारे पेशेंट्स रहे, तो उसको खतरनाक कहना गलत है। हाँ, ये कहना लाइलाज ये भी एकदम गलत है, क्योंकि अब आजकल ऐसे बायोलॉजिकल्स भी आ गए हैं जो इसको जड़ से खत्म भी कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर एक्चुअली जो सिम्टोमैटिक इंप्रूवमेंट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डॉक्टर्स का जैसे इस बीमारी में लोगों को खांसी आना, वीजिंग होना, चेस्ट पेन होना, और ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ा ज्यादा कॉमन होती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे पेशेंट्स को शाम को या अर्ली मॉर्निंग में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही है शाम को, अर्ली प्रॉब्लम, बच्चा भाग रहा है, उसकी सांस फूलने लग जा रही है या बैठे बैठे भी सांस फूलने लग जा रही है, तो ऐसे केसेस को भी हमें बहुत जल्दी जो भी फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट है उनको दिखाना चाहिए। तो इसको ये कहना गलत है कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है ये। अब क्योंकि अब आप ये भी अगर आप इसके डाटा देखें, अगर आप इसमें डाटा जाए तो इसका जो प्रिवेलेंस है वो 2 से 3% है। मतलब अगर देखा जाए अगर 100 लोग हैं तो फिर 2 से 3 लोग को अस्थमा है, और अगर ये बच्चों में देखा जाए तो हर 5 में से 1 बच्चे को ये अस्थमा है। सो ये, और जैसे से ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे सेकंड हैंड स्मोक बढ़ रहा है, तो इनसे भी बच्चों में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही है, ये ट्रिगर कर रहा है जो एलर्जी से। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही अभी मौसम बढ़ेगा, जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा, हम देखते हैं कि बच्चों को सांस की प्रॉब्लम होना बहुत ज्यादा बच्चों और बड़ों को स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी उस तरीके से अस्थमा मिमिक है और अस्थमा की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। सो घबराने की बात नहीं है, इसलिए कभी भी पैनिक मत हो। मैंने कई पेशेंट्स आते हैं, हम बोलते हैं यार आपको तो अस्थमा, तो वो डर जाते हैं अब मेरा क्या होगा, बच्चे का क्या होगा। तो मैं उनको आज ये आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, घबराए नहीं, क्योंकि इसका पूरा 110% इलाज, 110% इलाज है। घबराए नहीं और अपनी समझबूझ से और डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट ले, एकदम बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि भाई ये तो इनहेलर आपने दे दिया तो ये तो इसकी आदत पड़ गई। तो देखिए, किसी चीज की आदत शब्द गलत है। हम भी खाना खाते हैं, अगर हम खाना ना खाए तो हमारा शरीर कैसे चलेगा? तो ये कहना कि हमारे शरीर को इसकी खाने की आदत पड़ गई है, ये कहना एकदम गलत है। ये इनहेलर है क्योंकि हमारे बच्चों में जो भी पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो हमारी आश्वास नली उसमें दबान आ रखी है। तो ये इनहेलर क्या करता है, उसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो इसके अंदर सिक्रीशंस है या जो दबान है, इसको खोल के रखता है जिससे सांस पूरी अंदर जाती है। तो इसकी कोई डिपेंडेंस ही ना, ये कोई अल्कोहल या टोबैको नहीं ना जिसके में डिपेंडेंस हो जाएगी। इसलिए अगर कोई डॉक्टर आपको इनहेलर दे रहा है तो उसको आप जरूर से लें, जितने समय के लिए उसके लिए जरूर से लें। आशीष जी, मैं आपका रुख करूंगा, क्या अस्थमा को संक्रामक रोग कहना उचित है? क्या ये किसी व्यक्ति को अगर अस्थमा है, उसके पास हम बैठते हैं, अगर वो खांसता है, चीखता है, इस प्रकार की कोई क्रिया वो करता है, तो क्या दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? नहीं, ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज ही ना, ये संक्रामक रोग नहीं है। मगर जैसे एक घर में कोई कॉमन एलर्जन है, जैसे मान लीजिए घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को एक से बात एक को हो सकता है। हमने प्राय पेशेंट्स आके बोलते कि पहले इस बच्चे को कफ एंड कोल्ड था, दूसरे बच्चे को भी मारा हो गया। तो कॉमन एलर्जन दोनों में प्रॉब्लम कर सकता है अगर प्रीडिस्पोजिशन, मतलब अगर उनके फैमिली में किसी को जेनेटिक्स की हिस्ट्री है या बच्चों को बार बार ये प्रॉब्लम होती है। बट ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज ही ना, साथ में खाना खाने से, खेलने से ये डिजीज नहीं बढ़ती है। आशीष जी नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। सवाल मेरा दरअसल ये है कि अस्थमा के बारे में आपने एक महत्वपूर्ण विषय रखा है और इसी से जुड़ा सवाल मेरा ये रहेगा कि घरेलू तौर पर हम कौन कौन से उपाय इसके लिए कर सकते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है जो अस्थमा का जो मैनेजमेंट है, उसमें तो सबसे पहला पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ एलर्जीज। यानी अगर घर में कोई चीज है जो बच्चे को उस अस्थमा को बढ़ा रही है, उसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। जैसा सर ने भी पहले बोला कि अगर आपके घर में कहीं सीलन है या कोई आपने कोई नया पेट लेके आए हैं, कोई डॉग या कैट लेके आए जिससे तकलीफ बढ़ रही है आपके बच्चों में, या बहुत जो आपके कपड़े हैं जो आपके जिसमें हम लोग सोते हैं, चादरें हो गई या पिलो कवर हो, तो उसमें भी डस्ट माइट बहुत कॉमन एरो एलर्जन है जो कि हम लोगों को अस्थमा को प्रेसिपिटेट करता है। तो इसलिए जो भी बच्चे जो एस्थमेटिक हैं उनके जो कपड़े हैं उसको प्रॉपर धुले और बार बार सुखाया जाए, उनकी बेडशीट्स को भी, क्योंकि वो कॉमन एलर्जन है। पेट को अवॉइड कर, अगर पेट से दिक्कत होती है, अगर घर में कहीं सीलन है, ड्रेनेज में कहीं दिक्कत है, उसको अवॉइड करें। सेकेंडली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉकरोच जो पेस्ट होते हैं इनसे भी बहुत ज्यादा अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है। तो कॉकरोच हो गए, माइट्स हो गए, उनको भी घर में, उसका भी हम लोग को काम करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोक। उसमें अगर घर में भी कोई स्मोक करता है उससे भी बच्चों का अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट जो आजकल चल रहा है
रहा है कि दिल्ली में इतना जब पॉल्यूशन बर्स्ट होता है उस समय जो बच्चे होते हैं उनमें अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है। अगर उस समय अगर अस्थमा है तो बच्चों को बाहर जाने से रोका जाए, जो डॉक्टर के इनहेलर्स या जो मेडिसिन है उसको जरूर से प्रॉपरली लिया जाए, जो प्रॉपर जितनी प्रिकॉशंस उसको फॉलो किया जाए, और बच्चों को बाहर से जो अवॉइड करे कि जो ये बाहर का जो ये हमारा जो पोल्यूशन है जो उसके करके जाए। सेकेंडली इंडोर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा पहले भी डिस्कस किया, कुछ लोगों को परफ्यूम से, कुछ लोगों को किसी तरीके के स्मेल से भी ये प्रेसिपिटेट होता है, उसको देखा जाए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रहेगा जिसको हम लोग एक्सरसाइज इंड्यूस एस्मा बोलते हैं, जो बड़ा कॉमन होता है। इसमें पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा एकदम ठीक रहता है, जैसे बच्चा खेलने जाता है, खेल के 10 मिनट बाद 15 मिनट उसको वीजिंग होने लग जाती है, साई साई की आवाज आने लग जाती है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब एक्सरसाइज इंड्यूस एस्मा हो सकता है। ऐसे में कुछ बहुत कारगर मेडिसिन है जो इसको कर सकती है। अगर ऐसा है तो इसको वो मेडिसिन लेके बच्चा खेल सकता है। आशीष जी, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, बड़ा कॉमन सा सवाल है कि इन कोविड टाइम्स हमने देखा था कि लोग कहते थे, बहुत सारे रील्स ऐसे हम देखते थे सोशल मीडिया इत्यादि पे कि आप ऐसा करके जान सकते हैं कि आपके फेफड़े स्वस्थ हैं कि नहीं। उसमें एक सर्कल से घूमता रहता था, अपनी सांस रोकिए इतनी देर तक, उसके बाद में अगर 3 राउंड तक घूम गया तो आपका परफेक्ट कंडीशन में है, नहीं तो ये कंडीशन है, वो कंडीशन है। क्या ये तरीका सही है अपने स्वस्थ फेफड़ों को जांचने का कि मेरे फेफड़े स्वस्थ है या नहीं? आशीष, देखिए इसके लिए एक बहुत छोटा सा बहुत कारगर इंस्ट्रूमेंट है जिसको पीक फ्लो मीटर बोलते हैं। एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसमें हम फूंक के देखते हैं कि हमारी बॉडी का पीएफआर कितना, पीक फ्लो रेट कितना है। और अगर आपका उस एज के हिसाब से अगर पीएफआर कम हो रहा है तो हम पता लगा सकते हैं कि अस्थमा बढ़ रहा है कि अस्थमा कंट्रोल है। इसके अंदर हर एज रिलेटेड उसके अंदर वैल्यूज होती है, उसका चार्ट होता है, उसको हमें कंपेयर करना होता है। इनफैक्ट जब हम पेशेंट्स को इनहेलर भी देते हैं तब भी वो बोलते हैं कि उस इनहेलर के बाद भी उसको पीक फ्लो में अपना देखे कितना फ्लो चल रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि जो हम दवाएं दे रहे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं ना। जो ये पीक फ्लो मीटर है बहुत ही आराम से कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है और बहुत से डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब भी करते हैं। ये एक साइंटिफिक तरीका है आपको अपने अस्थमा को मॉनिटर करने का। मतलब ये भी महत्वपूर्ण जानकारी कि आप कैसे जांच सकते हैं कि आपका फेफड़ा कितना स्वस्थ है। अगर आप समय पर इलाज कराते हैं तो जरूर बच सकते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमें फिक्र है आपकी में आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए हम सभी को। नमस्कार।